Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic strategic role of human resource management, competency mapping and balance scorecard of unit 3rd management. So हम UGC नेट JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैनेजमेंट की सारी यूनिट हम कवर करेंगे. हमने ऑलरेडी 2 यूनिट कवर कर ली हैं. अब हम 3rd यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं. अगर आपको 2 यूनिट की वीडियो नहीं मिल रही तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी. प्लेलिस्ट में यूनिट 1 और यूनिट 2 करके आपको मिल जाएंगी. वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो. सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये हमारी जस्ट स्टार्टिंग ही है यूनिट 3rd की. सो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड. आज यही टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें. सो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगर हम सिर्फ बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बात करें तो वो यूनिट 2 में आ चुका है. यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियोस जो हमने डिस्कस की वो किसके रिगार्डिंग थी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में ही थी. आज जो है वो है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो है SHRM. सो सबसे पहले आपको अगर स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझना है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि HRM क्या होता है. सो यूनिट 2 जिसने देखी उसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप यूनिट 2 जाके देख सकते हैं. सो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी ह्यूमन बींग या पर्सन वर्क कर रहे हैं उनको मैनेज करना, उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हम अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें. अल्टीमेट गोल को यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? स्ट्रैटेजीज भी बनाती हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाती है ताकि वो कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके और अपने मेन गोल को अचीव कर सके. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजीज को और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कंबाइन कर देती है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Human resource management is the organizational function that manages all the issue related to the people work in the organization. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पीपल वर्क कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन्हें मैनेज करने का काम किसका है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. और जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजीज को कंबाइन कर देती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, वो हमारी क्या बन जाती है? स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब वो स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर है कि हमें ये अचीव करना है. उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? स्ट्रेटजीज बनाती है. मान लो उन्होंने 2 स्ट्रेटजीज बना रखी हैं कि इसके पाथ के थ्रू ही हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या बोला था? वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं. फाइनेंस है, मार्केटिंग है, R&D है और HR है. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इस HR डिपार्टमेंट को लिंक कर देती है इन स्ट्रेटजीज के साथ, उसी को हम बोलते हैं SHRM यानी कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो अब डायरेक्टली किससे लिंक होंगे? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज हैं, सो दैट हम ऑब्जेक्टिव को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकें और स्मूथली अचीव कर सकें. Strategic human resource management is the connection between a company human resource management and strategies, objective और goals. यानी कि strategies के साथ जब हम कनेक्ट कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं हमारी HRM को, तो वही हमारी क्या होती है? स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू स्टोरी, ये आप इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए जो भी डेफिनेशंस हैं आप एक नोट्स बनाने के लिए कोई नोटबुक रख लो कोई भी, जहाँ पे आप डेफिनेशंस और उनके जो नाम है जिसने दिए हैं, ऑथर्स के नाम, बुक्स के ऑथर्स के नाम, ये सब आप लिखो. बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज़ किसने दी है, ये प्रिंसिपल्स किसने दिए थे. सो ये आपको पता होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू स्टोरी SHRM क्या है? इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव अप्रोच टू एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट विच include to achieve the competitive advantage through strategic deployment of highly committed and capable workforce using the integrated array of cultural, structural and personal technique. इसका सिर्फ आप ये देख लो कि इसका मेन कॉन्सेप्ट या इस डेफिनेशन की मेन 3 वर्डिंग ही ये हैं: कल्चरल, स्ट्रक्चरल एंड पर्सनल टेक्निक. अकॉर्डिंग टू स्टोरी यानी कि स्टोरी क्या कहते हैं कि हमारी SHRM स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, कम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना. कैसे अचीव करना? अपनी स्ट्रेटजीज को अपने HRM के साथ अलाइन करके. यानी कि जितने भी वर्कफोर्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनके साथ अपनी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करके, अलाइन करके जब हम कम्पिटिटिव एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं वो हमारा SHRM है. और वो कैसे अचीव किया जा सकता है? स्ट्रक्चरल, कल्चरल और पर्सनल टेक्निक के थ्रू.
अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पर्सनल टेक्निक यानी कि हायरिंग, प्रमोशन, रिवॉर्डिंग, ये 3 टेक्निक क्या डिफाइन कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फंक्शंस को डिटरमाइन कर रही हैं, जिसको हम क्या करेंगे, लिंक कर देंगे अब स्ट्रैटेजी के साथ, सो दैट हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सबसे पहले पर्सनल टेक्निक यानी कि पर्सन से रिलेटेड उसकी हायरिंग, उसका प्रमोशन, उसकी रिवॉर्डिंग, उसकी कंपेंसेशन। स्ट्रक्चरल टेक्निक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या डिज़ाइन है। कल्चरल टेक्निक जो कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, इन तीनों चीज़ों को अपनी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करके इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल को अचीव करना ही हमारे SHRM के अंदर आता है। SHRM का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ आपको किस लिए याद रखने हैं कि अगर डेफिनेशन ऐसे पूछी जाए कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। और इसमें सिर्फ इतना याद रख लो कि जिस डेफिनेशन के अंदर ये तीनों आ जाएंगे उसके अंदर क्या आएगा, स्टोरी ने वो दी हैं, यही इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि जब आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ, जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपने क्यों बनाई होती हैं, ताकि अपने गोल को अचीव कर सको। तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ जब अपने HRM को कंबाइन कर देते हो, वही हमारा क्या बन जाता है, SHRM, और उसका नाम होता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, फॉर एग्जांपल आपका मेन गोल है कि आपको JRF क्लियर करना है, उसके लिए आपने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं कि पहले कुछ 1 महीने में यूनिट 1 को दूंगी, देन यूनिट 2 को इतना टाइम दूंगी, यूनिट 3 को कितना दूंगी, पेपर 1 के लिए कितना, वो सब आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो जब आपके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस यानी कि दिन में आप कितने काम करते हो, ठीक है, जो भी स्टडी से रिलेटेड आपके जो भी फंक्शंस हैं, उसके लिए आपने एक गोल है आपका और एक स्ट्रैटेजी है। गोल आपका क्या है, JRF। फंक्शन क्या है, जो आप स्टडी करते हो, रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो, रीजनिंग करते हो, ये सब आपके क्या हैं, फंक्शंस हैं। और स्ट्रैटेजी आपकी क्या है कि यूनिट पेपर 1 को 6 हार्स देने हैं एक दिन में, पेपर 2 को 4 हार्स देने, ऐसे आपने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं। तो जब आप अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजीज़ को, वो क्यों बनाई जाती है, ताकि गोल हमें अचीव हो जाए, उनको जब आप अपने फंक्शन से लिंक कर देते हो कि आप रीजनिंग भी सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से करो, रीडिंग भी उसी के हिसाब से करो, राइटिंग भी उसी के हिसाब से करो, यानी कि जो भी काम आप फंक्शंस कर रहे हो उन सबको अपने ऑब्जेक्टिव को, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को माइंड में रख के करो, वो हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं SHRM के, SHRM के 4 कंपोनेंट हैं, पर्पसफुल, ह्यूमन रिसोर्स, एक्टिविटीज़, पैटर्न्स एंड प्लान। कि कोई भी चीज़ हम करते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है, ऑब्जेक्टिव हर चीज़ का होता है। यही हमारी कह रही है कि SHRM क्या है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला तो वही है कि एक डायरेक्टेड गोल होता है। SHRM का मेन गोल क्या है, अपने अल्टीमेट को अचीव करना। देन ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज SHRM क्या है, SHRM स्ट्रैटेजीज प्लस HRM। तो स्ट्रैटेजीज हमारी क्या है, एक गोल को अचीव करने के लिए। HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बेस्ड है SHRM। और ह्यूमन रिसोर्स में भी किस चीज़ पे फोकस करता है, जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्म करती है, जो फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि प्लानिंग करना या फिर रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, ये सब हमारे क्या है, एक्टिविटीज़ हैं जो HR परफॉर्म करती है, और उन्हीं को हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ लिंक कर देते हैं। एंड पैटर्न एंड प्लान, यानी कि इन सब को अचीव करने के लिए, इनको लिंक करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, पैटर्न्स बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं। तो ये हमारे 4 बेसिक कंपोनेंट है जिसके थ्रू हमारी SHRM वर्क करती है। तो पर्पस यानी कि SHRM का कोई ना कोई पर्पस होता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR जो है उसी पे तो वर्क करती है, नेम में ही है HRM, तो HR पे तो वर्क करती है, उनकी एक्टिविटीज़ को स्ट्रैटेजी से लिंक करती है और उनके लिए पैटर्न्स एंड प्लान बनाती है, ताकि हम एक बेस्ट फिट स्ट्रैटेजी लेके आ सकें। नाउ एम ऑफ SHRM, कि हम SHRM लेके क्यों आए, हमने नॉर्मल HRM की जगह स्ट्रेटेजिक HRM को क्यों लेके आए, S प्लस HRM का यूज़ क्यों किया। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। पहले जो हम काम करते थे वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ हम अपने फंक्शंस के थ्रू ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते थे। बट अब जो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, हमने हर फंक्शन को उससे लिंक कर दिया। इसका मतलब चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव को जल्दी और ज़्यादा स्मूथली अचीव कर सकेंगे। इसके एम क्या है, सबसे पहले टू डेवलप स्ट्रेटजीज कॉम्पिटेंसीज, यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना। बिकॉज जो भी आप काम करते हो, जितने भी आपके फंक्शन होंगे वो स्ट्रेटेजी से जुड़ जाएंगे, तो आपकी जो स्ट्रेटेजीज कॉम्पिटेंसी या फिर स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है।
सेंस ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज हमारा ये हमने बोला ना ये गोल है, ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम स्टैंड करते हैं, इसे अचीव करने के लिए हमने स्ट्रेटजीज़ बना रखी हैं। तो अगर हम हर चीज़ को उससे लिंक कर देते हैं तो स्ट्रेटजी तो हमें बता ही ये रही है ना कि इस गोल पे कैसे पहुंचना है। तो स्ट्रेटजी हमें क्या करती है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सो अगर हम SHRM यानी कि अपने काम को भी इन्हीं से लिंक कर देंगे तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि एक डायरेक्ट गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है। हेल्प टू फॉर्मुलेट बिजनेस स्ट्रेटजी, बिकॉज ये स्ट्रेटजी क्या है, गोल को अचीव करने के लिए है। बिजनेस लेवल पे अगर हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो उसे हेल्प करती है कि बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज को हम फॉर्मुलेट कर सके। बिकॉज HR से, ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी हमें बनानी है कि डे टू डे हम क्या ऑपरेशंस करते हैं उसके रिगार्डिंग हमें क्या बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है। तो कोई भी स्ट्रेटजी अगर हमें उससे रिगार्डिंग बनानी है तो हम क्या करेंगे, अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, इन्हीं पाथ को फॉलो करते हुए नई स्ट्रेटजी को डेवलप कर देंगे। सो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऐसे ही अपनी नई स्ट्रेटजी को डेवलप करती है। एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है एंड इनोवेशन आती है। अब ये कैसे आती है, बिकॉज आपके सारे काम उस स्ट्रेटजी से रिलेट होते हैं, यानी कि इन सारी जो भी आपकी स्ट्रेटजीज हैं आप सारे फंक्शंस इन्हीं के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। एक काइंड ऑफ क्लैरिटी होगी आपके माइंड में कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है। तो आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करना है, या ये नहीं रहेगा कि हमें क्या करें, कन्फ्यूजन कम हो जाती है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। एंड इनोवेशन क्यों, क्योंकि अब हमें ये पता है कि हमारा पाथ क्या है, हमें ये पता है कि हमें एक गोल को अचीव करना है इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए। तो आप देखते हो कि इन स्ट्रेटजीज को कितने अच्छे से फॉलो किया जाता है, उसके लिए आप न्यू आइडियाज़ लेके आते हो, क्रिएटिविटी करते हो, जिसकी वजह से हमारी इनोवेशन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंपिटिटिव एडवांटेज, ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ क्या कर रही है, हम दो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेके चलते हैं, A और B। अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो सिर्फ HRM की फंक्शंस परफॉर्म कर रही है और सोच रही है कि अगर हम उन्हें स्मूथली परफॉर्म करेंगे तो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि जो ऑब्जेक्टिव है, HRM के फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, बट उसने सोचा कि क्यों ना हम एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ ही बना दें। अब यहाँ हम कुछ भी, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में हम कैसे पहुँचेंगे, बट यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ हमने स्ट्रेटजीज बना दी कि ये स्ट्रेटजीज हमें हेल्प करेंगी कि हम क्या करें, कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव करें और अपने गोल को अचीव कर लें, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। तो हमने क्या किया, अपने इन स्ट्रेटजीज से अपने HRM को लिंक कर दिया, सो दैट अब HRM के जितने भी काम होंगे वो क्या होंगे, सीधा हमारे डायरेक्ट को या फिर गोल में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जिसकी वजह से हमारी जो B ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर परफॉर्म करेगी, तो वो हमें क्या करेगी, कंपिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगी, यानी कि बाकी जो कंपिटिटर्स हैं उनसे बेटर स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे। इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, की बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर हमें कंपिटिटिव एडवांटेज मिल रही है तो ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगी। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है वही रिपीट करते हैं कि एक बार SHRM क्या है, यानी कि जब हम HRM के साथ अपनी स्ट्रेटजीज को लिंक कर देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी डायरेक्टली हमें अपने गोल को अचीव कराती है। उसकी देन स्टोरी ने क्या डेफिनेशन दी है, उसके 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एम क्या है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRM, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पूछा जाता है कि इनमें से SHRM की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है और है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोएक्टिव अप्रोच। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है कि SHRM प्रोएक्टिव अप्रोच है या रिएक्टिव अप्रोच है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। सो प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है, SHRM क्या है, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच है, यानी कि स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। अब ये देखो, ये आपकी वर्किंग है और ये आपकी स्ट्रैटेजीज हैं। तो स्ट्रैटेजीज किस चीज़ से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी कि आप अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे, इन चीज़ों को फॉलो करके कर सकते हो। सो ये आपकी क्या होंगी, थोड़ी फ्यूचर से रिलेट करती हैं। सो प्रोएक्टिव का अप्रोच का मतलब क्या है, जो आगे के बारे में सोच के अभी डिसीजन ले लेते हैं। सो SHRM क्या है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, मैनेजरियल टूल है, यानी कि मैनेजमेंट डिसाइड करती है, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। सो मैनेजरियल टूल है। एक्सप्लोर ह्यूमन पोटेंशियल, क्योंकि हमारी HR के जो फंक्शंस हैं उन्हें स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करती है। इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शंस अब और भी ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करने होंगे। एक तो हम नॉर्मली HRM परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सिंपल सिलेक्शन कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। एक जो हमारा सिलेक्शन रिक्रूटमेंट है, अब वो हमारी स्ट्रेटजी से रिलेट करता है, तो इन पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, हम उनके पोटेंशियल का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
अलाइन विद कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, यानी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक कॉर्पोरेट डिफरेंट लेवल पे होती है, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी है। सो हम सबसे बड़ी ये वाला लेवल होता है, उसके बाद बिजनेस स्ट्रैटेजी, देन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, ऐसे हमारे लेवल टू लेवल वो चलती रहती है। सो जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, आपस में अलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SHRM। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि अगर हम SHRM यानी कि स्ट्रैटेजीज के साथ अपनी HRM को लिंक कर सकते हैं तो उसके थ्रू हम क्या होगा, अगर कोई भी हमारी प्रॉब्लम या इशू फेस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनका बेटर सॉल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजीज वगैरह को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, कि हमारी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि हमारे लिए सब कुछ क्लियर होगा कि हमें किस पाथ को, किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, किन के साथ हमें जुड़े रहना है, अलाइनमेंट रहना है, और उसी के बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन या कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन का मतलब क्या है, SHRM सिर्फ एक ही फंक्शन को इन्वॉल्व नहीं करता कि सिर्फ रिक्रूटमेंट जो है उसको हम स्ट्रैटेजी से लिंक करेंगे। सभी जितने भी फंक्शंस होंगे उन सब फंक्शंस को हम क्या कर देंगे, स्ट्रैटेजी से लिंक कर देंगे। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है, यानी कि स्ट्रैटेजी से लिंक करना इतना ईजी कॉन्सेप्ट नहीं है और सारे काम को परफॉर्म करना। नाउ 7 स्टेप्स इन SHRM, इनकी आपको बस सीक्वेंस ज़्यादा याद होनी चाहिए। सीक्वेंस इनकी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीक्वेंस पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SHRM करने के लिए सबसे पहले तो आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करना होगा। बिकॉज SHRM का मतलब क्या है, बार बार मैं ये बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SHRM का मतलब क्या है कि कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, और उसी को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होगा ना कि हम ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लें, अंडरस्टैंड कर लें कि ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद देखेंगे HR की कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि जो हमारे HRs हैं उनके पास कितनी स्किल्स हैं, कितनी एबिलिटीज़ हैं, क्या वो हमारी स्ट्रैटेजी के साथ लिंक कर पाते हैं या नहीं। देन हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं करंट HR कैपेबिलिटी इन लाइट ऑफ योर गोल। सबसे पहले आपने देखा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपने देखा HR की कैपेबिलिटी क्या है। अब आप उस ऑब्जेक्टिव और कैपेबिलिटीज़ को मिला के देखते हो कि क्या उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है या नहीं, कि हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का क्या वो अचीव किया जा सकता है हमारे जितने भी पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनसे। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एस्टीमेट कंपनीज फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अब हमें ये लगता है कि जो हमने क्या देखे, ऑब्जेक्टिव देखे और उसके बाद कंपनी के जितने भी उनकी कैपेबिलिटी देखी, देन उनको हमने मैच करके देखा कि क्या हमारी मैच हो रही है या नहीं हो रही, कि जितनी कैपेबिलिटी है वो इनफ है हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर हमें ये लगता है इनफ नहीं है तो फ्यूचर में कितने की रिक्वायरमेंट होगी, किन स्किल्स की, नॉलेज की, एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। देन हम डिटरमाइन करते हैं टूल रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयज़ टू कंप्लीट द जॉब, और उन जॉब को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा HRM स्ट्रैटेजी से ज्वाइन हो जाए तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि SHRM करने के लिए HRM के जो फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए उन्हें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें क्या करा रही है, अवेलेबल करा रही है। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के किसको देखा, ऑब्जेक्टिव को देखा। ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को देखा। देन ऑब्जेक्टिव और कैपेबिलिटीज़ को मिला के देखा कि क्या दोनों उतनी ही है जितनी चाहिए। फिर हमने देखा थोड़ी कमी है तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट हम कहाँ से फॉलो करेंगे, ये देख लिया। अब हमारे पास फ्यूचर रिक्वायरमेंट यानी कि सब आ गए जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इतने लोग हमारे पास हो चुके हैं। अब उन्हें अचीव करने के लिए, अपना काम करने के लिए जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें प्रोवाइड कर देना। देन नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इम्प्लीमेंट द HRM स्ट्रैटेजी, यानी कि HRM की स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना। देन इवेल्युएट एंड करेक्ट एक्शन। तो सिंपल सी हमारी क्या है, स्टेप्स हैं और बहुत ही इजी स्टेप है। एक दो बार आप रिवाइज करोगे आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बिकॉज स्ट्रैटेजी तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होती है। फिर देखते हैं कि एक्चुअल में जो अभी हमारे पास HR है उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है। फिर उनको मैच करके देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी कैपेबिलिटी चाहिए क्या उतनी कैपेबिलिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर देते हैं। अब हमारे पास क्या हो गए, उतने लोग आ गए जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं। उनको एक जो इनफ रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो फुलफिल कर देना, जो भी इक्विपमेंट्स या चीज़ें उन्हें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड कर देना। देन हमारी HRM की स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना और करेक्टिव एक्शन लेना। अब हमारी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेडिशनल HRM में और स्ट्रैटेजिक HRM में, तो ये हमने ऑलमोस्ट क्लियर हो ही चुका होगा कि ये क्या है, रिएक्टिव है, कि ये फ्यूचर के बारे में इतना नहीं देखती, बट ये क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये स्लो होती है, ये हमारी ज़्यादा फास्ट है, ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि
फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखा ना था कि ये हमारे क्या करती है, एडवांस करती है फ्लेक्सिबिलिटी को और इनोवेशन को। ये कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करती है और ये इन्वेस्टमेंट सेंटर पे ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि इसके काम के लिए कॉस्ट अकाउंटेबल होती है और इसके काम के लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर अकाउंटेबल होता है। ये हमें डायरेक्ट करती है कि एचआरएम के फंक्शंस कैसे करने हैं, और ये सपोर्ट करती है कि कितने बेटर तरीके से हम कर सके, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी अलाइन कर दी जाती है, तो स्ट्रैटेजी हमें सपोर्ट करती है और बेटर परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ जनरली फॉर शॉर्ट टर्म, और ये हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपिटेंसी मैपिंग। कंपिटेंसी मैपिंग क्या है? कंपिटेंसी मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन अ स्पेसिफिक प्रोफेशन। यानी कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कंपिटेंसी मैपिंग क्या है, एक चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोफेशन को, जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या कंपिटेंसीज, क्या क्या स्किल्स, क्या क्या नॉलेज, क्या क्या एबिलिटी, क्या क्या एजुकेशन चाहिए, ये जो चीज़ डिटरमाइन करता है वो है हमारी कंपिटेंसी मैपिंग, जिसको हम कंपिटेंसी प्रोफाइल भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ये बहुत रिलेट कर रहा है किस चीज़ के साथ? जॉब स्पेसिफिकेशन के साथ। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? जो हमारे पर्सन से रिलेट करता है कि एक पर्सन के अंदर क्या स्किल्स, क्या नॉलेज, क्या एबिलिटी होनी चाहिए। और ये हमारा क्या है, कंपिटेंसी मैपिंग एक चार्ट बनाता है जिसके अंदर सारी कंपिटेंसीज लिखी होती हैं कि एक जॉब के अंदर जॉब से रिलेटेड क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या स्किल है कि वो जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म की जा सके। सो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन होता है उसके लिए जो चार्ट बनता है वो हमारा कंपिटेंसी मैपिंग होता है। सो कंपिटेंसीज आर डेफिनेशन ऑफ स्किल्स एंड बिहेवियर दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट देयर स्टाफ टू प्रैक्टिस इन द वर्क। कंपिटेंसीज है क्या? कंपिटेंसीज मैपिंग क्या हो गया, एक जगह जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी कंपिटेंसी लिखी हुई हैं जो एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए, ताकि हम उस जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और वो कंपिटेंसीज होती क्या हैं? तो कंपिटेंसीज क्या हैं? कुछ स्किल्स और बिहेवियर हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं कि अगर इस जॉब में इस तरीके की स्किल वाला पर्सन रहा, इस नॉलेज का पर्सन रहा, तो ये जॉब बेस्ट वे से परफॉर्म की जाएगी। Competency mapping is the process of identifying skills and knowledge to help achieving the desired result। यानी कि competency mapping क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्किल और नॉलेज बेस्ट है हमारी इस जॉब के लिए, और उसका एक चार्ट बना लेते हैं, उसे एक जगह पे लिख लेते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ताकि हम डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकें कि जब भी हम सेलेक्ट करें किसी को उस जॉब के लिए तो उस कंपिटेंसी मैपिंग के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करें। कंपिटेंसी के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नॉलेज है, एटीट्यूड है कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, उनकी क्या क्या स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, और उसके अलावा वैल्यूज, ट्रेट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सब हम क्या करते हैं अपनी कंपिटेंसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और इन्हीं कंपिटेंसीज को जब हम एक जॉब के लिए डिटरमाइन करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, वो हमारी क्या होती है, कंपिटेंसी मैपिंग। और कंपिटेंसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है वो किसने दिया है हमें? RW वाइट ने। नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि RW वाइट ने जो हमें दिए उसमें से 3 बेसिक चीज़ें क्या हैं जो कंपिटेंसी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, तो वो है नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स यानी कि KSA एनालिसिस जो हमने बोला भी था। देन उसके बाद हमारी कुछ और चीज़ें क्या होती है, वैल्यूज, ट्रेट एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। नाउ टाइप ऑफ कंपिटेंसीज कि कितनी तरीके की कंपिटेंसी हो सकती हैं जो एक जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो 3 तरीके की कंपिटेंसी होती है, मैनेजरल कंपिटेंसीज, जेनरिक कंपिटेंसी एंड टेक्निकल एंड फंक्शनल कंपिटेंसी। काफ़ी इजी है। जो मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल के रोल के लिए जो कंपिटेंसीज, जो स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड नॉलेज चाहिए होती हैं वो कौन सी होती है? मैनेजरल कंपिटेंसी। सो टॉप लेवल कंपिटेंसीज, जैसे कि टॉप लेवल पे हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें क्या करना होता है? स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, पॉलिसी बनानी होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है। तो उन चीज़ों के लिए जो कंपिटेंसी चाहिए वो हमारी क्या है? मैनेजरियल कंपिटेंसी। एक कॉमन जॉब यानी कि जर्नल जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ना वो टॉप लेवल की है ना वो ज़्यादा लोअर लेवल की है, नॉर्मल जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो हर एक जॉब में चाहिए, जर्नल कंपिटेंसी जो हर तरीके की जॉब में रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होती, वो हमारी क्या होती है? जेनरिक कंपिटेंसी। जैसे कि डिसिप्लिन, चाहे आप टॉप लेवल पे हो, लोअर पे हो, मिडल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, डिसिप्लिन हर जगह रिक्वायर्ड है, तो वो हमारी क्या है? जेनरिक कंपिटेंसी यानी कि एक बेसिक कंपिटेंसी है। और टेक्निकल कंपिटेंसीज यानी कि जो हमारे जो स्पेसिफिकेशंस वाली जॉब होती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर मशीन है, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, इनको परफॉर्म करने के लिए जो पर्टिकुलर स्किल चाहिए होती है कि इस तरीके के कंप्यूटर पे वही वर्क कर सकता है जैसे आता हो, तो वो उसकी क्या है? टेक्निकल कंपिटेंसी है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड जो कंपिटेंसी होती है। नाउ नीड ऑफ कंपिटेंसी मैपिंग कि हम कंपिटेंसी मैपिंग क्यों करते हैं, हम क्यों लिख के चलते हैं कि ये कंपिटेंसीज हमें चाहिए हैं अपनी जॉब के लिए, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसकी क्या नीड है। द कॉस्ट ऑफ मैन पावर इज़ बिकमिंग हाई सो इफेक्टिव सिलेक्शन कैन बी डन। कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है,
सिलेक्शन करती है, रिक्रूटमेंट करती है, देन उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो इसमें काफ़ी कॉस्ट आती है। तो अगर हमने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया तो हमारी कॉस्ट भी लग चुकी, इसका मतलब, और हमारे क्या काम भी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिवली या अनफेवरेबली इम्पैक्ट डालते हैं। सो कॉस्ट ऑफ मैन पावर हाई होती जा रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर हम एक बार पैसे लगा रहे हैं तो उससे बेस्ट रिजल्ट ही लेके आएँ, बेस्ट सिलेक्शन ही लेके आएँ। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग हमें हेल्प करता है कि हम राइट सिलेक्शन कर सकें, क्योंकि सिलेक्शन किस बेस पे करेंगे, जो मैपिंग हमने रेडी की है कि ये कॉम्पिटेंसीज होंगी, तो जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें मैच करेंगे कि ऐसा कौन है जो हमारी कॉम्पिटेंसी मैपिंग के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल अलाइन कर रहा है, और उसी के बेस पे उसे अपॉइंट करेंगे। गेटिंग मोर फ्रॉम पीपल रादर देन गेटिंग मोर पीपल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करने की बजाय सिर्फ जो पीपल काम कर रहे हैं उसे इंक्रीज कर देना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो कॉम्पिटेंसी मैपिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेटर सिलेक्शन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस को। तो हमारा क्या होगा कि अगर हमने अच्छी सिलेक्शन प्रोसेस करी तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने A-B एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बी में हमने क्या किया, बिना ध्यान दिए 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, और इसमें बहुत अच्छे से सारे टेस्ट परफॉर्म करके कॉम्पिटेंसी मैपिंग करके 5 लोगों को सेलेक्ट किया। तो ये 5 भी उतना ही काम कर पाएंगे जितना ये 10 कर पाएंगे, क्योंकि हमने स्पेशलाइज्ड 5 को सेलेक्ट किया है। तो यही हमारा होता है कि कम लोगों से ज़्यादा काम निकलवाना कॉम्पिटेंसी मैपिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी, बिकॉज हमें सैलरी कम लोगों को देनी पड़ेगी और काम हम ज़्यादा अच्छे से उनसे करवा लेंगे। इंक्रीज द कस्टमर फोकस एंड बेटर सर्विसेज, कि अगर हमारा काम अच्छा होगा, सर्विसेज अच्छी होंगी, ऑब्वियसली अगर हमारी कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट किया है तो वो बेटर परफॉर्म करेंगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी करेंगे, तो वो कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकेंगे, बेटर क्वालिटी देंगे। रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ दैट पीपल कैन ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पीपल जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग ऑर्गेनाइजेशन को बदल सकते हैं। अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमारे पीपल ने अच्छे से काम नहीं किया तो वो नेगेटिव साइड आ सकते हैं, अगर वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं और पीपल अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइड आ सकते हैं। सो अगर हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग से पॉजिटिव पर्सनस को लेके आएंगे तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव साइड ही रहेंगे। रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट राइट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन मॉनिटर एंड मैनेज टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, अदर थिंग्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है। अगर हमने अच्छे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को रखा है तो हमारे ये जो सारे फंक्शंस हैं ये बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म किए जाएंगे। सो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटेंसी मैपिंग की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉम्पिटेंसी मैपिंग के, तो सबसे पहले तो गैप एनालिसिस, यानी कि आइडेंटिफाई करना कि ये जॉब का जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये स्किल्स, ये नॉलेज, ये एबिलिटी, ये एक्सपीरियंस चाहिए, और ये एक्चुअल में जो कैंडिडेट है उसके पास जो नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना गैप है, ये ज़्यादा है या ये कम है, क्या है, इक्वल है, उसी के बेस पे हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये हमें गैप एनालिसिस में हेल्प करती है, रोल क्लैरिटी में हेल्प करती है, क्योंकि अगर हमारे पास कॉम्पिटेंसी मैपिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि उन्हें क्या काम परफॉर्म करने हैं, उनका बेसिक फंक्शन क्या होगा, वो हमारा रोल हम उनको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। सो उनका जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी उनके फंक्शंस उन्हें परफॉर्म करने हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपको ये स्किल्स, ये नॉलेज, ये एबिलिटी चाहिए तो वहाँ साफ साफ लिखा होगा कि क्या काम उसके रिगार्डिंग करने हैं। सक्सेशन प्लानिंग में ये हेल्प करती है, बिकॉज इसके थ्रू हम अपॉइंट कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस एम्प्लॉयज़ के पास अब ये अगर हमने ऑब्वियसली हम उसी को लेंगे ना जो इसके इक्वल होगा, जिसके पास ये स्किल, नॉलेज, एबिलिटी होंगी, तो हमें पता चल जाता है कि इस पर्सन के पास कितनी पोटेंशियल है, यानी कि इसके अंदर कितना ये कर सकता है, कितना ये अचीव कर सकता है, सो दैट हम इसके साथ सक्सेशन प्लानिंग कर सकें। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, वो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है, वो रिटायर भी होंगे, वो छोड़ के भी जा सकते हैं। तो जो की पोजीशन है, अगर जो आपकी की पोजीशन पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो छोड़ के जाएंगे तो उनकी प्लेस कौन ले सकता है, उसके रिगार्डिंग प्लान करना क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग। और कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अकॉर्डिंग हम सक्सेशन प्लानिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसीज होंगी, उसके बेस पे देख सकते हैं कि हमारी जो हायर लेवल जॉब है अगर वो खाली होगी तो उसके लिए सबसे बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है। हम ग्रोथ प्लान बना सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो होगी या कॉम्पिटेंसीज को कैसे ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी डेफिशिएंसी है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर, और रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई कमी है, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में ही, स्ट्रक्चर में ही कोई कमी है, तो डिज़ाइन को हम रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी प्लानिंग, कि कैसे हम वो कॉम्पिटेंसी प्लान रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर
आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट की, किस डिपार्टमेंट की किस जॉब। फॉर एग्जांपल हमारी ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 4 डिपार्टमेंट हमने लिए, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। अब ये 4 डिपार्टमेंट हैं, इसके अंदर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वेरियस फंक्शन इन सब के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हमें क्या करनी है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग करनी है, कॉम्पिटेंसी प्लानिंग, मैपिंग आएगा यहाँ पे, कॉम्पिटेंसी मैपिंग करनी है। सो कॉम्पिटेंसी मैपिंग यानी कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसका फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डिपार्टमेंट की करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने HR ले लिया कि सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया कि किस डिपार्टमेंट की जॉब की हमें कॉम्पिटेंसी मैपिंग करनी है। फिर हम उसमें से जॉब को सेलेक्ट करके उस जॉब का एनालिसिस करते हैं। उस जॉब के एनालिसिस का मतलब क्या है कि ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल इस जॉब की हमें करनी है, नंबर ऑफ जॉब परफॉर्म की जाती है, कि इस जॉब की हमें क्या करनी है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग करनी है। तो इस जॉब का एनालिसिस प्रिपेयर करेंगे कि इस जॉब से रिलेटेड क्या टास्क हैं, क्या कितना सुपरविजन होता है, कितनी इससे रिलेटेड हैजार्ड्स हैं, या कितना टाइम ये की जाती है, ये सब इस जॉब से रिलेटेड। देन जॉब को परफॉर्म करने के क्या स्किल्स, क्या एबिलिटीज़, क्या नॉलेज, क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ये सब डिसाइड कर लेंगे। जॉब का एनालिसिस करना, देन प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्किल्स। जॉब एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी स्किल हमें रिक्वायर्ड है, उसको हम अच्छे से एक लिस्ट बनाएंगे, एक नोट्स में लिख लेंगे। इंडिकेट प्रोफिशिएंसी लेवल, यानी कि वो स्किल भी कितनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि इस जॉब के लिए टेक्निकल स्किल चाहिए, तो टेक्निकल स्किल भी किस तरीके की, हायर लेवल टेक्निकल स्किल्स, मीडियम टेक्निकल स्किल्स और एवरेज टेक्निकल स्किल्स। आपको कैसी टेक्निकल स्किल्स चाहिए, यानी कि कितनी प्रोफिशिएंसी की चाहिए। जितनी ज़्यादा बेटर होंगी उतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट यानी कि बेस्ट। आपको बिल्कुल प्रोफिशिएंट चाहिए उस टेक्निकल स्किल में। जैसे आप बोलते हो कि आपको क्लर्क के लिए एक पर्सन चाहिए जिसको कंप्यूटर पर वर्क करना आता हो, तो आप क्या चाहते हो कि वो एक टाइम में 200, 1 मिनट में 200 वर्ड्स लिख सके, 100 लिख सके, 50 लिख सके। आपको कितनी स्पीड वाला चाहिए, तो आप उसकी प्रोफिशिएंसी डिफाइन करते हो, और ये करने के बाद आपकी कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी रेडी हो जाती है। तो सबसे पहले आपने डिपार्टमेंट को देखा, फिर जॉब को देखा, उसे एनालाइज किया कि उसके स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन को रेडी कर लिया, उसके बेस पे स्किल्स की लिस्ट बना ली, उनकी प्रोफिशिएंसी को डिफाइन किया, और आपकी कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी रेडी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस स्कोर कार्ड, और इसको हम बोल देते हैं बैलेंस स्कोर बोर्ड, दोनों सेम है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो आप मेंशन करते जाना, बिकॉज उन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ये किसने दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रॉबर्ट कैप्लन एंड डॉक्टर डेविड नॉर्टन। कब दिया है, 1992 में। इसको मेंशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने दिया है। अब बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है, it is a tool to measure the performance of any organization in which we identify whether organization is performing as per the vision or not। यानी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन, यानी कि जिस चीज़ को वो अचीव करना चाहती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है एक फूड इंडस्ट्री की है, तो उनका है कि वो सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती हैं, ये उनका विजन है, ये उनका ड्रीम है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्मेंस कर रही है वो अपने विजन के अकॉर्डिंग कर रही है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो टूल है उसी को हम बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड या बैलेंस स्कोर बोर्ड। इट डिफाइंस वेदर ऑर्गेनाइजेशन हैव मेड बैलेंस बिटवीन 4 पैरामीटर टू अचीव द अल्टीमेट गोल। यानी कि आपका जो अल्टीमेट गोल, विजन आपको अचीव करना है, यहाँ हम ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे होते, विजन की बात कर रहे होते हैं। यानी कि 10 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहाँ देखती है, वो उनका ड्रीम या विजन होता है। तो जितने भी उनके फंक्शंस हैं, क्या वो हमारे उससे विज़न से अलाइन कर रहे हैं या फिर वो डिस्पर्स्ड हैं, ये जो हमें बताती है वो हमारा क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड। और उन फंक्शंस में 4 मेन पैरामीटर्स आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और यही हमारा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। सो सबसे पहले मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है। बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड टू अलाइन बिजनेस एक्टिविटी टू द विजन एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक गोल। यानी कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, जिसके अंदर हम ऐसे प्लान करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शंस होते हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, HR से रिलेटेड हो, जैसे भी फंक्शंस हैं, सभी फंक्शंस को हम अपने जो विज़न है या स्ट्रेटजी है उससे रिलेट कर दें, ताकि हम उसे बहुत जल्दी से अचीव कर सकें। देखो SHRM क्या था, सिर्फ HRM के फंक्शंस को स्ट्रेटजी से रिलेट कर देना, बट हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, सभी फंक्शंस को स्ट्रेटजी से रिलेट करना, और ये देखना भी कि क्या, क्योंकि SHRM में सिर्फ हम रिलेट कर रहे थे, लेकिन इसमें ये चेक भी किया जाता है कि क्या हम उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये हमारा एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल भी है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, जिसके अंदर हमारे सभी फंक्शंस को स्ट्रेटजी से अलाइन कर दिया जाता है, ताकि हम अपने विजन को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, और ये देखा भी जा रहा है कि क्या हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकें।
नाउ 4 पैरामीटर्स जो थे हमारे इसके, वो हमारे क्या है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। ये करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रॉबर्ट हैं ये क्यों लेके आए थे इसे, बिकॉज पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो क्या करती थी कि अगर हमें जो गोल अचीव करना है, जो विजन अचीव करना है, और जो फंक्शंस हैं सिर्फ फाइनेंस के फंक्शंस पे फोकस करती थी, यानी कि मनी से रिलेटेड जो टर्म है ना वो मैनेज्ड रहनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि हम सिर्फ वन साइडेड नहीं सोच सकते, और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी होती है। सिर्फ फाइनेंस पे फोकस करके एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव नहीं कर सकती, उन्हें इन 4 पैरामीटर्स पे, यानी कि ये जो 4 पैरामीटर्स हैं इन तीनों पे बैलेंस रखना होगा, तीनों को इक्वली बैलेंस देना होगा अगर वो चाहते हैं कि उनका विजन और स्ट्रेटजी वो अचीव कर सकें। सो वो 4 पैरामीटर कौन से हैं? सबसे पहले तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, यानी कि वही सेम कि हम ये नहीं कह रहे, उन्होंने क्या बोला रॉबर्ट ने कि सिर्फ फाइनेंस को सोचना गलत नहीं है, फाइनेंस को कंसीडर करना गलत नहीं है क्योंकि फाइनेंस तो लाइफ ब्लड है, बट सिर्फ फाइनेंस को कंसीडर करना गलत है बिकॉज और भी बहुत से मेजर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो इक्वल अटेंशन डिजर्व करते हैं। सो सबसे पहले फाइनेंस, देन दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि आपको कस्टमर पे फोकस करना चाहिए कि आपके कस्टमर आपको किस तरीके से देखते हैं और वो कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं। इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव पे फोकस करना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को देखो कि एम्प्लॉयज़ कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव, ये 4 आपके वो हैं, ये नाम पूछे जाते हैं कि हमारे जो बैलेंस स्कोर कार्ड है उसके 4 पर्सपेक्टिव कौन से हैं, तो फाइनेंशियल, कस्टमर, इनोवेशन एंड लर्निंग एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहला हमारा क्या था, फाइनेंशियल पैरामीटर। सो फाइनेंशियल पैरामीटर के अंदर क्या आता है, जो भी मनी से रिलेटेड टर्म है इन सब पे हमें फोकस करना है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, सेल्स है, रिवेन्यू है, कॉस्ट है, रेशियोज हैं, बजट है। कस्टमर पैरामीटर क्या होता है कि हमारे कस्टमर कितने, ये चेक करना कि कस्टमर कितने, उस पर भी तो फोकस होना चाहिए। अब आप फाइनेंस में बहुत अच्छा किए जा रहे हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपके बारे में तो लोग अवेयर ही नहीं है, आपके पास अच्छा खासा बजट है लेकिन लोग जानते ही नहीं आपकी कंपनी है, तो आपको कस्टमर पे भी तो फोकस करना पड़ेगा। तो सेकंड पैरामीटर हमारा क्या है, कस्टमर पैरामीटर, यानी कि ये देखना कि क्या कस्टमर अवेयर हैं, उनकी ग्रोथ करना, उन्हें रिटेन करना, उनकी अवेलेबिलिटी कराना, यानी कि उनको जो प्रोडक्ट चाहिए उन्हें टाइमली अवेलेबल कराना, उनके सेटिस्फेक्शन को चेक करना। देन इंटरनल प्रोसेस या ऑपरेशनल भी बोलते हैं इसे। इंटरनल प्रोसेस यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो आपके काम हो रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ही सजेस्ट करें ना इंटरनल, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग का, प्रोडक्शन का, इनपुट का, आउटपुट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, क्वालिटी का, उन सबको मैनेज करना ताकि आप एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सको। एंड लर्निंग एंड ग्रोथ, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने सेटिस्फाई हैं, वो कितने अब्सेंट रहते हैं, कितना रिटेंशन रेट है, उन्हें ट्रेनिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है। और इनोवेशन पे फोकस करना, टेक्नोलॉजी और स्किल इंप्रूवमेंट, इन चारों प्रोस्पेक्टिव पे जब हम फोकस करते हैं तभी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या रखती है, अपनी सक्सेस को या विजन को अचीव कर सकती है। इन चारों पे हमारा बैलेंस्ड फोकस होना चाहिए। देन वाई बैलेंस स्कोर कार्ड इज़ नीडेड, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हेल्प करता है कि हमारा जो गोल है उसके साथ हम अपने सारे जो फंक्शंस हैं उन्हें अगर अलाइन कर देते हैं, विज़न के साथ अगर हमने अपने जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें अलाइन कर दिया तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बट बाय मेजरिंग व्हाट मैटर्स, बिकॉज हमें पता चल गया कि ये चीज़ें, ये जो फंक्शंस हैं इनको हम जब अलाइन कर देते हैं अपने विज़न के साथ तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप किसी भी टास्क को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ लगा के देखते हो कि क्या ऑब्जेक्टिव के लिए परफॉर्म करना जरूरी है या नहीं, तो आपको पता चल जाता है कौन से टास्क नेसेसरी हैं और कौन से अननेसेसरी हैं। तो आप इंप्रूव कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करके। आपका फोकस बढ़ जाता है स्ट्रैटेजी पे और रिजल्ट पे, यानी कि मेन जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पे आपका ज़्यादा फोकस बढ़ जाता है, आप अपने मेन विजन पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो। अलाइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी विद वर्कर्स, यानी कि जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी काम है, चाहे फाइनेंस का हो, प्रोसेस का हो, इनोवेशन का हो, एचआर का हो, हर चीज़ को आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजी के साथ रिलेट कर सकते हो सो दैट आप अपने विजन को ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाओगे। फोकस ऑन ड्राइवर की फ्यूचर परफॉर्मेंस, बिकॉज आपका विजन क्या होता है, फ्यूचर के रिगार्डिंग होता है, तो आप अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाते हो। इंप्रूव कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल विजन एंड स्ट्रैटेजी, बिकॉज आपको ये पता चल जाता है। बैलेंस स्कोर कार्ड, मैंने फिर से बताया कि बैलेंस स्कोर कार्ड सिर्फ अलाइन नहीं करता, फिर ये चेक भी करता है कि क्या हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये हमारा विजन है और जो उसको अचीव करने के लिए वेरियस स्ट्रैटेजीज हैं उनके साथ हमारे सभी फंक्शंस को लिंक कर दिया गया है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या हम उसको अचीव करने में सही जा रहे हैं या नहीं। और अगर हमें कम्युनिकेशन करनी होती है, यानी कि कुछ बताना होता है उसके रिगार्डिंग, तो बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है। बिकॉज अगर उन्हें कोई भी उनके साथ थॉट्स शेयर करने हैं, कोई नया प्लान शेयर करना है, तो वो सारे प्लान इसी पाथ से रिलेटेड होंगे कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हमारा विज़न ज़्यादा ईजी हो जाता है अचीव करने के लिए और हमारी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाती है।
की सक्सेस फैक्टर वाइल इम्प्लीमेंटिंग बैलेंस स्कोर कार्ड, कि अगर आप चाहते हो कि आपका बैलेंस स्कोर कार्ड सक्सेसफुल हो, यानी कि जो आप बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू करना चाहते हो वो सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि आपके जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी कमिटमेंट हो, वो आपको सपोर्ट करें। जब तक आपके मैनेजर्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस स्कोर कार्ड यूज़ कर सकते हो, तो आप उसे कैसे यूज़ करोगे। अगर आपके मैनेजर ये सोचते हैं सिर्फ फाइनेंस पे फोकस करो, चारों पैरामीटर पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को स्ट्रैटेजी से अलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में तो मैनेजर्स ही है ना जो आपको गाइड करते हैं। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, अब मैनेजमेंट कमिटेड है, बट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें एक्चुअल में वो काम परफॉर्म करने हैं, अगर वही इन्वॉल्व नहीं होंगे, वही पार्टिसिपेशन शो नहीं करेंगे, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। सो मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कि अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो ईजिली सॉल्व कर सकें और स्मूथली उस पर वर्क कर सकें। गेटिंग आउटसाइड हेल्प, यानी कि एक्सपर्ट्स की हेल्प हम ले सकें, अगर हमें रिक्वायरमेंट है, तभी हम एक सक्सेसफुल बैलेंस स्कोर कार्ड बना सकते हैं। और व्यूइंग द स्कोर कार्ड एज अ लॉन्ग टर्म जर्नी रादर देन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, यानी कि हमें स्कोर कार्ड को एक लॉन्ग टर्म जर्नी समझना होगा, बिकॉज हम किसके लिए करते हैं, हमारे विजन के लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, और हमारा विजन इतना ईजिली अचीव नहीं हो सकता, वो काइंड ऑफ ड्रीम होता है, तो उसे हम एज अ लॉन्ग टर्म जर्नी लेके चलते हैं, ना कि एक शॉर्ट टर्म छोटा सा प्लान। नाउ पिटफॉल्स, यानी कि कुछ कमियां क्या हैं या फिर लिमिटेशंस क्या हैं बैलेंस स्कोर कार्ड की, कि हम क्या करते हैं, लैक ऑफ वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी। अब हमें विजन को अचीव करने के लिए जितनी स्ट्रैटेजीज हमने बना रखी थी, उनके साथ जब हम अपने जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें अलाइन कर रहे हैं, तो वो हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड है, और फिर चेक करते हैं कि क्या वो उसके साथ अलाइन हैं और सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे चारों पैरामीटर्स को। एक ये क्या है, चारों फंक्शंस है, यानी कि जितने भी फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं वो चारों पैरामीटर्स को अलाइन कर दिया। बट बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे उस विजन को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफाइंड स्ट्रैटेजीज हैं ही नहीं। जिन चीज़ों से हमें अलाइन करना है, अगर वो है ही नहीं, तो अलाइन किससे करेंगे। सो अगर वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हम बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है लैगिंग मेजर्स पे, यानी कि वीक एरियाज पे ज़्यादा फोकस करता है और अवॉइड कर देता है स्ट्रॉन्ग एरियाज को। फॉर एग्जाम्पल हमारे 4 पैरामीटर्स हैं, फाइनेंस का है, लर्निंग का है, यानी कि लर्निंग एंड इनोवेशन का जो है, एक ऑपरेशंस का है जिसको हम इंटरनल प्रोसेस भी बोलते हैं, और एक हमारा एचआर का है। अगर हमें लगता है कि हम फाइनेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये ज़्यादा फाइनेंस पे फोकस करता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि सारा फोकस सिर्फ फाइनेंस पे जाने की वजह से यहाँ पे उतना ध्यान नहीं रहता और ये भी वीक हो जाते हैं। तो ज़्यादा फोकस हमारा लैगिंग मेजर पे रहता है। लीडिंग मेजर्स, यानी कि हम बहुत अच्छा एचआर में परफॉर्म कर रहे हैं, उसको अगर हम कीप इंप्रूवमेंट में नहीं रखेंगे, यानी कि उसे और ज़्यादा प्रमोट नहीं करते रहेंगे, तो वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है कि हम कैसे बैलेंस स्कोर कार्ड को प्रिपेयर करें। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से उसे प्रिपेयर करती है। सो एक बेस्ट स्टैंडर्ड वे नहीं है। और कुछ टाइम क्या होता है, क्योंकि ये मैनेजर्स प्रिपेयर करते हैं, टॉप लेवल करता है, सो कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो अपना खुद का बेनिफिट देखते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस स्कोर कार्ड वो इस तरीके से बनाते हैं जो उन्हें बेस्ट अचीवमेंट, बेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फुल बेनिफिट नहीं उठा पाती। सो आज की टॉपिक यही थी कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया SHRM क्या है, उसके बाद कंपिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।